बच्चों वेलकम बैक टू आरजीपीवी र्यूमर्स। सो जैसे कि हमारी कंप्यूटर सीरीज चल रही थी, हमने यूनिट 1 अपलोड कर दी थी। अगर जिन बच्चों ने अभी तक यूनिट 1 नहीं देखी है तो प्लीज जाकर यूनिट 1 चेक कर लो। यूनिट 1 में से 4 क्वेश्चंस आते ही आते, बिकॉज इट इज अ बिगर यूनिट एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट। 1 hour 19 minutes का उसका लेक्चर है। पूरा देख लोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसकी नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएंगी। जल्दी से नहीं किया है तो यूनिट 1 कर लो। एंड नाउ कमिंग विथ यूनिट 2। यूनिट 2 का भी हमारा सेम पैटर्न रहेगा। पहले हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आरजीपीवी के पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं और जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं क्या हम एलिजिबल हैं लास्ट 4 इयर्स के पेपर देखने के बाद सॉल्व करने के। राइट, मैं आपको बीच बीच में ये भी बताते जाऊंगी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उन पे फोकस करना, वो मिस कर नहीं जाना। यूनिट 2 में 2 से 3 क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आते हैं, वो मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगी। सो प्लीज ध्यान से लेक्चर देखना, ध्यान से सुनना। शॉर्ट लेक्चर रहेगा, है ना, 1 hour से ज्यादा का नहीं रहेगा। इसीलिए डू नॉट मिस इट, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस यूनिट 2 में, 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, आप खुद पास्ट ईयर पेपर्स में देख लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 जो है वो बेसिकली जो आप कंप्यूटर कंप्यूटर मेजरली इंजीनियर्स के लिए क्यों यूज होता है, इसलिए यूज होता है ताकि वो उसमें डेवलपमेंट कर सके, कोडिंग कर सके, प्रोग्रामिंग कर सके। सो यूनिट 2 इज ऑल अबाउट कि प्रोग्रामिंग से पहले क्या क्या चीजें होती है, एल्गोरिथम्स होते हैं, फ्लो चार्ट होते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है जो प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज होती है, और हर पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पेशली C++ में कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वो यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला यूनिट 2 का टॉपिक जो है वो क्या है, एल्गोरिथम, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स और उसकी प्रॉपर्टीज। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एल्गोरिथम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, है ना। तो सब कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेन्ड है। सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होता है, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है इंस्ट्रक्शंस का, जो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे आज अगर हमने मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम लिखी, जैसे 2+2 4 होता है, तो हम किसी छोटे बच्चे को कैसे समझाएंगे कि बेटा देखो 2 एक नंबर है और दूसरा नंबर 2 है, इन दोनों के बीच में एडिशन का सिंबल है, दैट मीन्स हमें इन्हें प्लस करना है, मतलब इनमें जोड़ना है। तो ये जो स्टेप्स हम बोल रहे हैं उस बच्चे को समझाने के लिए कि 2+2 4 कैसे बना, या हम देखा छोटे बच्चों को सिखाते हैं फिंगर्स पे काउंट करके 1 2 3 4। तो मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं, इनमें कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज होती, है ना। इनको यूज करके अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कोड लिख सकते हैं, लेकिन इनिशियली ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं, इंग्लिश में लिखे जाते हैं एज अ स्यूडो कोड। स्यूडो कोड मतलब एज अ फॉल्स कोड, बस ऐसे ही नॉर्मल कोड। इसका पर्पस क्या होता है, बहुत जो कॉम्प्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें जैसे सर्च करना, सॉर्टिंग करना, कोई अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जो हम कोडिंग में यूज करते हैं उन्हें सॉल्व करना, इसका पर्पस होता है। ये एक इनपुट देता है और उसको प्रोसेस होता है और वो एक डिजायर्ड आउटपुट देता है। मतलब हर एल्गोरिथम को ऐसे लिखा जाता है कि पहले सिस्टम को एक इनपुट दिया, देन उसकी प्रोसेसिंग और देन उसका क्या आउटपुट आएगा वो, है ना। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, एक बार जब एल्गोरिथम कोई भी फाइनलाइज्ड हो जाता है कि हाँ, जैसे फॉर एन एग्जांपल आज व्हाट्सएप के पीछे क्या एल्गोरिथम होगा कि सबसे पहले जो सेंडर है वो एक मैसेज को सेंड करेगा, है ना। फिर बीच में जो डेटा सिग्नल्स है वो उस मैसेज को व्हाट्सएप के सर्वर तक लेके जाएंगे, ये फिगर आउट करेंगे कि किसको भेजा गया है, वहां से सिग्नल्स कन्वर्ट होके एज टू द रिसीवर के पास जाएगा, उसको रिसीव होगा और वो वापस उसका रिप्लाई कर सकता है। तो ये जो पीछे का पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस है ना, इसके लिए पहले इन्होंने एक एल्गोरिथम लिखा होगा कि कैसे चलाना है, क्या करना है, कहाँ से डेटा फ्लो होगा, ये सब लिखे होंगे। उसके बाद फिर एक कोड जनरेट किया होगा। सो सिमिलरली एल्गोरिथम क्या है, एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर है। एक बार एल्गोरिथम फाइनलाइज हो जाता है फिर उसे हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, दैट कुड बी सी, जावा, पाइथन एक्सेट्रा, राइट। अब एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फाइनाइटनेस, मतलब एल्गोरिथम को कहीं ना कहीं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद एंड होना ही पड़ता है। इसमें इनफाइनाइट लूप्स नहीं हो सकता। अगर इनफाइनाइट लूप्स होंगे तो बेटा आउटपुट रिजल्ट कैसे आएगा, वो तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, आउटपुट आएगा ही नहीं। डेफिनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस होनी चाहिए। इसकी हर स्टेप जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और अनएम्बिगियस, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। इनपुट हम भले जीरो इनपुट दें या कितने भी इनपुट दें, लेकिन
इनपुट नंबर ऑफ इनपुट्स कितने भी दे, लेकिन इट इज वेरी नेसेसरी कि आउटपुट मिले ही मिले। अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है किसी भी एल्गोरिथम से, तो दैट मीन्स इट इज ऑफ नो यूज। इफेक्टिवनेस क्या होती है कि जो भी स्टेप्स लिखी है किसी भी एल्गोरिथम में, वो सिंपल और बेसिक होनी चाहिए, ताकि वो ह्यूमन या कोई भी मशीन इजीली परफॉर्म कर ले। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन के साथ है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम्स, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम्स, व्हाट इज द नीड ऑफ एल्गोरिथम्स एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ एल्गोरिथम। बेटा किसी भी तरीके से आ सकता है, ये और ये तीन मिक्स होके आ सकते हैं, ये दोनों और लास्ट वाला, है ना। तो अब क्यों एल्गोरिथम नीडेड है, देखो ऊपर क्या बताया था मैंने कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप क्लियरली, बिना कंफ्यूज हुए, किसी भी कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके लिए वी नीड एल्गोरिथम्स। लॉजिकल थिंकिंग, किसी भी पर्टिकुलर ऐप, कोड या प्रोसेस को लॉजिकली पहले वो थिंक करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब आप दिमाग में सोचोगे कि व्हाट्सएप कैसे चलेगा, तो आप अलग अलग स्टेप्स बिल्ड करोगे। तो लॉजिकल थिंकिंग और किसी भी चीज का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना इज व्हाट इज एल्गोरिथम लिखना। कि पहले एक इंग्लिश में पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान लिखेंगे, फिर उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर फ्लो चार्ट से वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। समझ में आया। तो लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव करता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है, गुड एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पीड उनकी इंप्रूव करते हैं, ठीक है। और जो यूज ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे टाइम और मेमोरी, जैसे कोई अगर गुड एल्गोरिथम लिखा है, मतलब मल्टीपल टास्क एक ही स्टेप में अगर एक एल्गोरिथम में लिखे, तो उससे क्या होगा, करने की स्पीड बढ़ जाएगी, और जो रिसोर्सेज है टाइम और मेमोरी कम लगेगी, क्योंकि मल्टीटास्किंग एल्गोरिथम हो जाएगा। ऑटोमेशन एल्गोरिथम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कोई सा भी टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देने के लिए मजबूर कर देते हैं, ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये हमने दे दी इंस्ट्रक्शन, लो अब फटाफट इस टास्क को ऑटोमेटिकली करके दिखाओ। मतलब अगर हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि हमें पूरा का पूरा कोड लिख के एक एप्लीकेशन बनाना है, तो हम उसे क्या दे रहे हैं, एल्गोरिथम दे रहे हैं और बोल रहे हैं अब इसे आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करो। बेनिफिट्स क्या होते हैं एल्गोरिथम के, रीयूजेबिलिटी होती है, मतलब एक बार लिख लिया तो मल्टीपल टाइम्स अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं, डीबग इजीली कर सकते हैं क्योंकि इजी होते हैं अंडरस्टैंड करने में, और कभी भी उन्हें बीच में से उनके एरर को, लॉजिक को थोड़ा सा बदल के उसके एरर को फिक्स कर देते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर पूरी तरीके से हट जाता है, क्योंकि हम प्रिसाइसली एक एक स्टेप्स लिखते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ह्यूमन एरर नहीं होता, एक्यूरेसी बढ़ती है। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने के लिए, है ना, एफिशिएंट कोड और करेक्ट कोड लिखने के लिए एक फाउंडेशन है, बेस है, यहीं से ही कोड स्टार्ट होगा। कोई भी डायरेक्ट जाके कोड नहीं लिख सकता, उसको पहले एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही वो एक एल्गोरिथम लिख सकता है। देन मूविंग टू, एक क्वेश्चन बेटा आ सकता है, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एल्गोरिथम, तो उसके लिए बना है ना। एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है कि कोई सा भी एल्गोरिथम अपने लिखा है, जैसे मान लो सपोज दो नंबर को प्लस करने का, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का, कोई सा भी टाइप का एल्गोरिथम लिखा है, तो हमें ये देखना है कि वो एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है, किस टर्म में, कि वो कितना कम टाइम में एग्जीक्यूट करता है कोडिंग लैंग्वेज में, और उसकी स्पीड कितना स्पेस रिक्वायर करता है। ठीक है। तो एल्गोरिथम की दो तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कितनी देर में टास्क कंप्लीट कर सकता है एक एल्गोरिथम, तो जितने कम टाइम में एल्गोरिथम टास्क कंप्लीट करेगा उतना ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वो कितना स्पेस यूज करता है, तो जितना कम स्पेस यूज करेगा मेमोरी में उतना अच्छा एल्गोरिथम होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ ऑपरेशंस एक इनपुट साइज में कितने कर सकता है, तो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड एज इनपुट साइज इंक्रीजेस। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर हमको किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है ना, किसी भी लिस्ट में, तो हमें ये देखना है कि वो एन आइटम्स है, मतलब अगर जैसे मान लो अभी वो 6 आइटम्स को सर्च करा, हमने उसको बढ़ा के 10 कर दिया, तो वो कितना टाइम ले रहा है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि वो कितना ज्यादा इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा और मेमोरी कितनी ज्यादा एग्जीक्यूट करने के टाइम ले रहा है ना। एक होता है बिग ओ नोटेशन, ये भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट होता है, जो क्या आइडेंटिफाई करता है कि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। मतलब अगर O1 है, दैट मीन्स वो एक कांस्टेंट टाइम लेता है, ON है मतलब वो एक लीनियर टाइम लेता है हर किसी के लिए सेम टाइम, और अगर ON स्क्वायर है मतलब वो क्वाड्रेटिक डबल टाइम लेता है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, है ना। जो एल्गोरिथम एफिशिएंट होता है, एक अच्छे एल्गोरिथम की पहचान क्या है, जो कम टाइम ले और कम स्पेस ले, और एग्जीक्यूट फास्टर हो कम मेमोरी को यूज करके। मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में क्या समझ मतलब एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को देख के क्या समझ में आता है कि बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है, और बेस्ट कौन सा होगा जो टाइम भी कम ले और स्पेस भी कम ले, है ना। जब बहुत सारा डेटा होता है तो ये देखा जाता है, जैसे मान लो बहुत लार्जर डेटा के लिए, आज जैसे गूगल अगर कोई एल्गोरिथम लिख रहा है गूगल ड्राइव के एग्जीक्यूशन के लिए या गूगल मैप्स के लिए, है ना, कि इधर ये एल्गोरिथम लिख देते फिर ऐप सॉरी ऐप बनाने के लिए कोड डालेंगे, तो उनका डेटा कितना ज्यादा लार्ज है,
तो उनकी कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स लिखे जाते हैं। फिर ये फिगर आउट करा जाता है कि कौन सबसे कम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है और कौन सबसे कम स्पेस ले रहा है, बस उसको फाइनलाइज किया जाता है। आई होप बेटा एल्गोरिथम क्लियर होगा। एल्गोरिथम आता है पेपर में, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। एल्गोरिथम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट जो भी हमने एल्गोरिथम लिखा उसकी स्टेप्स को डायग्रामेटिकली अलग अलग शेप्स यूज करके रिप्रेजेंट करना इस फ्लो चार्ट, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी एल्गोरिथम की स्टेप्स या प्रोसेस का, ये अलग अलग सिंबल यूज करता है। जैसे जो रेक्टेंगल सिंबल होता है इसमें वो प्रोसेस का होता है, मैं आपको बताऊंगी इसके एग्जाम्पल से, अभी बस सुन लो। रेक्टेंगल जो होता है वो प्रोसेस क्या करना है वो होता है, डायमंड जो होता है डिसीजन मेकिंग होता है, ओवल जो स्टार्ट और एंड का होता है, और एरो जो होती है वो फ्लो ऑफ कंट्रोल होती है। फ्लो चार्ट की, अब देखो जैसे इधर क्या बोला है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर। स्टार्ट और एंड के लिए क्या है, ओवल, है ना, ये देख लिया। स्टार्ट स्टॉप, बेटा एग्जाम में अगर फ्लो चार्ट के साथ ये बना के आ जाओगे ना, सात के सात नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। अब रेक्टेंगल में क्या प्रोसेस, हमें क्या प्रोसेस करनी है कि अगर लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स बनाना है तो हमें सबसे पहले उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर जो वेरिएबल्स है ए बी सी, जिसमें से चूज करना है। फिर इनके बाद क्या होगा, ये भी एक प्रोसेस है, रीड करेगा एबीसी को, और उसके बाद लगेगा लॉजिक। लॉजिक क्या लगेगा कि अगर ए ग्रेटर देन बी है ना, तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट ट्रू है अगर, और ए ग्रेटर देन बी है दैट मीन वाला पार्ट फॉल्स है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, और वापस से डायमंड बेटा क्या बताता है, लॉजिक क्या है, यहाँ जो डिसीजन क्या है, लॉजिक या डिसीजन है। तो इधर लॉजिक क्या है, थ्री नंबर्स में से बिगेस्ट बोला है तो पहले ए को बी से कंपेयर किया, अगर वो ट्रू है तो ए को सी से कंपेयर किया, अगर वो ट्रू है तो प्रिंट क्या कर दो, ए कर दो। अगर ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है तो बी ग्रेटर देन सी चेक किया, अगर बी सी से बड़ा है तो प्रिंट क्या कर दो, ये वाला पार्ट ट्रू है तो क्या प्रिंट कर दो कि सी सबसे बड़ा है, देन बी देन ए। अगर ये वाला पार्ट फॉल्स है ना, कौन सा वाला, ए ग्रेटर देन, सॉरी ये वाला पार्ट फॉल्स है, कौन सा वाला, कि बी ग्रेटर देन सी और सी ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट बी कर दो। मतलब हर तरीके से चेक करा और स्टॉप कर दिया। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा कि कैसे बन रहा है। पहले ए और बी को चेक किया, ए और बी में से अगर बी छोटा पड़ गया, है ना, इधर बी छोटा हो गया, ठीक है, इधर बी को क्या बोल दिया, तो मतलब सॉरी इधर ए को क्या बोल दिया कि तू छोटा है, तो बी से कंपेयर किया सी को। अगर बी बड़ा आ गया, है ना, ये वाला पार्ट ट्रू हो गया, तो बी को प्रिंट कर दो, है ना, मतलब बी, ठीक है। और अगर ये वाला पार्ट ट्रू हो गया कि सी बड़ा है, बेटा ये उल्टा लिखा है, आई एम सो सॉरी, इसमें उल्टा लिखा है। इधर ऐसा होना चाहिए, अगर बी ग्रेटर देन सी है और ये बात ट्रू हो गई तो प्रिंट बी होगा, और वो डायग्राम एरर हो गया, आई एम सॉरी, आप ये क्लियर कर लो। तभी मैं बोलूँ लॉजिक क्यों गलत हो रहा है। पहले ए से बी को चेक किया हमने, है ना, अगर एक बी से बड़ा हुआ, ठीक है, और वो बात ट्रू हो गई, और ए सी से भी बड़ा हो गया, बात ट्रू हो गई, तो ए प्रिंट कर दिया। ये वाला साइड देख रहे हो, करेक्ट। इधर आ जाओ, ए से ग्रेटर देन बी फॉल्स हो गया तो, और बी का आ गया कि बी सी से भी बड़ा है, तो इधर प्रिंट बी हो जाएगा। अगर बी ग्रेटर देन सी फॉल्स हो गया और ए ग्रेटर देन सी फॉल्स हो गया, तो क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सी, इधर प्रिंट सी आएगा, और स्टॉप। तो बेटा आपको समझ में आया कि एरो क्या कर रहे हैं, फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, और जो डायमंड शेप से वो डिसीजन ले रहे हैं कि कौन किससे बड़ा है, और रेक्टेंगल्स क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। क्लैरिटी, फ्लो चार्ट क्लैरिटी मेंटेन करता है क्योंकि हम लॉजिक को इजीली एनालाइज कर लेते हैं, डायग्रामेटिकली समझ में आता है। डीबगिंग एंड मेंटेनेंस इजियर टू आइडेंटिफाई होता है, इससे इजीली समझ में आ रहा है ना। लिखे हुए इंग्लिश के 10 लाइन के एल्गोरिथम को पढ़ने से अच्छा फ्लो चार्ट देख लो, ज्यादा इजी है विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, और वो लॉजिक, है ना, इजियर टू आइडेंटिफाई मिस्टेक लॉजिक में। और अभी देखो अपन को कितनी जल्दी समझ में आ गया एरो से कि यार ये इधर क्यों जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है। यही बेटा अगर एल्गोरिथम में लिखा होता तो नहीं आता, है ना। और कोड की मेंटेनेंस को बढ़ाता है। कम्युनिकेशन टूल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्राम के लॉजिक को समझने में, अगर हमें इसको प्रोग्रामर्स को समझाना है तो बेटा प्लीज यहाँ पे ये मैंने जो बताया सही कर लेना, ऐसा गलत मत बनाना, है ना। तो ताकि बेटा एडवांटेजेस और लिमिटेशंस आ सकते हैं एग्जाम में, और आए हुए हैं पास में, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। देखो बेटर अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि क्लियर और विजुअल व्यू दे देते तो इजीली समझ सकते हैं हम प्रोग्राम का फ्लो। डीबग इजीली कर सकते हैं क्योंकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और लॉजिकल को जब चाहिए तब करेक्ट कर सकते हैं इजीली, अभी जैसे अपन ने किया। कम्युनिकेट करने में प्रोग्रामर्स को समझने में इजी होती है, और नॉन प्रोग्रामर भी ये फ्लो समझ सकते हैं, है ना। इसका डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो ईजी होता है, एंड फ्यूचर रेफरेंस में हम इसे यूज कर सकते हैं, उसको मेंटेन करना इजी है। इसकी जो डिजाइन होती है वो क्या होती है, प्रोग्रामर्स को समझने में, जैसे फॉर एन एग्जांपल जो इसका जैसे रेक्टेंगल डिजाइन है तो इससे प्रोग्रामर को समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस हो रहा है। फिर वो जो इसमें डायमंड शेप है उससे प्रोग्रामर को क्या समझ में आ रहा है,
कि कैसे डिसीजन लिया जा रहा है, तो डिजाइन से इजी होता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है, जब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो गए ना, बड़ी बड़ी एल्गोरिथम्स हो गई, तो उनके लिए फ्लो चार्ट बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि अगर 3 पन्नों का फ्लो चार्ट ही बना दिया तो इजीली है क्या समझना, नहीं। तो अगर लार्ज प्रॉब्लम है तो फ्लो चार्ट थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। जब लार्ज प्रॉब्लम होते हैं, लार्ज एल्गोरिथम्स होते हैं, उस केस में फ्लो चार्ट बहुत टाइम कंज्यूम हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा डिटेल फ्लो चार्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। जब लार्जर प्रोग्राम्स होंगे, है ना, तब उनको मॉडिफाई करना भी डिफिकल्ट होगा, और किसी भी फ्लो चार्ट को एक बार वो बन गया तो उसके लॉजिक को बार बार चेंज करना इजी नहीं है, उसे बार बार रीड्रॉ करना पड़ेगा। एल्गोरिथम में तो क्या स्टेप्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट में पूरा का पूरा रीड्रॉ करना होता है। ठीक है, लेवल ऑफ डिटेल इतनी नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, देर इज नो फिक्स रूल फॉर हाउ मच डिटेल शुड बी इंक्लूडेड विच कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसी। मतलब क्या है कि फ्लो चार्ट में इनकंसिस्टेंसी क्यों हो सकती है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि डायग्राम में यही नहीं पता, बेटा एक डायमंड शेप के रोम्बस जैसे स्ट्रक्चर में आप कितना कुछ लिख लोगे, बताओ मुझे, डायमंड शेप के स्ट्रक्चर में कितना ही बड़ा लॉजिक लिख लोगे, है ना। तो हो सकता है कितनी बार इंपॉर्टेंट डिटेल मिस हो जाए। और सब तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जिनका लॉजिक बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करना, उन सब केसेस में फ्लो चार्ट सुटेबल नहीं होता। तो ये इसके लिमिटेशन है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो चार्ट, लिस्ट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट, है ना। तो बेटा इसमें ये पूरे ये और ये दोनों स्लाइड्स आपको रट लेनी है और ये लिखना है, मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चंस आए हुए, है ना। अब फ्लो चार्ट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो क्या होता है, उसके सिंबल्स। तो हो सकता है बेटा इसके शॉर्ट नोट आ जाए कि क्या क्या सिंबल होते हैं, और ये तो आपने समझ ही लिया कि स्टार्ट और एंड ओवल से होगा, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस जो होगा उसका, है ना, वो रेक्टेंगल से होगा, उसका जो डिसीजन है या कंट्रोल है वो किससे होगा, डायमंड शेप से, और जो उसके एरोज है वो फ्लो शो करेंगे। ठीक है, तो ये देखो इधर बस प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है कि टर्मिनेटर से स्टार्ट या एंड करेंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर डिसीजन होगा यस और नो, जो किससे होगा, डायमंड शेप से होगा, फिर कनेक्टर्स होते हैं, प्रोसेस फ्लो में जंप भी कर सकते हैं हम, है ना, अलग बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट हमें हम तो इजी वाला फ्लो समझा इसलिए उसमें इतने नहीं थे। फिर डेटा होता है, डेटा इनपुट और आउटपुट क्या है, फिर डिले कितना है, और एरो फ्लो ऑफ कंट्रोल जो भी है प्रोसेस का। एरो क्या होती है, फ्लो लाइन, ये क्या करती है कि कैसे लॉजिक फ्लो कर रहा है सिंबल्स को कनेक्ट करके। ये एक टर्मिनल सिंबल होता है ओवल शेप का, ये क्या होता है, स्टार्ट और एंड रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो होता है ये इनपुट और आउटपुट होता है ना। ऊपर देखा था, इससे इनपुट दिया था हमने, है ना, रेक्टेंगल से हमने क्या दिया था, रेक्टेंगल से प्रोसेस बताई थी, और इससे हमने इनपुट जैसे एबीसी एंटर किया था, है ना, हमें 3 नंबर ढूंढने के लिए एबीसी को एंटर भी करना पड़ेगा। तो जो पैरेललोग्राम जैसा स्ट्रक्चर है वो इनपुट देता है, डब्बा वापस प्रोसेसिंग, डिसीजन बनाने के लिए डायमंड शेप जैसा ऑपरेशन है डिसीजन, कनेक्टर्स यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, अगर फ्लो लाइन अलग अलग करनी है, मतलब ये तो छोटा सा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में वी नीड ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टर्स, जो क्या होते हैं, डिफरेंट फ्लो लाइन को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। और ऑफ पेज किसके लिए होते हैं, किसी भी फ्लो चार्ट के पोर्शन को अलग पेज पे कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। और लास्ट होता है प्री डिफाइंड प्रोसेस, जो पहले से प्रोसेस पता है ना, जो एक ही अगर बहुत सारे, मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग जो प्रोसेस होता है, जैसे एक ही साथ बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम ऐसे रेक्टेंगल ब्लर्स उसमें लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार बेटा थोड़ा ध्यान रख लेना कि क्या क्या शेप से, वैसे तो मेजरली होते हैं बट ये पूरे वेल एक्सप्लेन्ड है। देखो बेटा एक एग्जाम्पल देख लो, create a flowchart on finding maximum of two numbers with a proper symbol, start, enter two numbers, if a greater than b क्या करो, display first number is written, yes, if no तो display second number is greater, और stop। आई होप बेटा अगर आप ये वाला भी एग्जाम्पल दे सकते हो और ऊपर वाला भी दे सकते हो, आई होप फ्लो चार्ट आपको क्लियर होंगे। अब बेटा फ्लो चार्ट के बाद आती है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या मीन करते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब जो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच का कम्युनिकेशन है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम कैसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। डेटा को प्रोसेस करना, कैलकुलेशन करना, प्रिंट करना, ये सब कुछ जितनी भी चीजें हम कंप्यूटर को जो भी बोल रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मतलब अगर हमने कोई सा भी एल्गोरिथम लिखा कि हमें ऐसा ऐसा लॉजिक चाहिए और ऐसा ऐसा ऐप बनाना है, फिर उसका एक फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे, उस फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के बाद वो किस में जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएगा, ताकि उसका लॉजिक इंप्लीमेंट हो। उसका लॉजिक इंप्लीमेंट होने के बाद उसका रिजल्ट हम लाइव देख सके, है ना। तो उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती, C++, जावा, पाइथन। आई होप बेटा आप सबने इसके नाम सुने होंगे, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं,
देखो सबसे पहले सिंपली होती है इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इजीली रीडेबल होती है क्योंकि कोड इजी होता है रीड करने में और सिंपल इंग्लिश फॉर्म करता है। और बस थोड़े बहुत उसमें वो होते बेटा, ये वैसे झूठे, इतना इजी नहीं होता कोड, पर अब ठीक है लिख रहे हैं अपनी तारीफ में तो पढ़ लेते हैं ना। पोर्टेबिलिटी होती है, जो भी कोड एक सिस्टम में लिख लेते हैं हम, उसको अनदर सिस्टम में परफॉर्म करने में कोई चेंज नहीं चाहिए होता, वो इजीली अनदर सिस्टम में हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। एफिशिएंसी, जो भी टास्क है, जो स्लो टास्क परफॉर्म हो रहा है उसको क्विकली, कम मेमोरी यूज करके और क्विक टाइम में सिस्टम के रिसोर्सेज यूज करके परफॉर्म कर लेता है। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो वो मॉड्यूल्स और फंक्शंस में कन्वर्ट कर देता है पूरे के पूरे बड़े बड़े कोड्स को। सिक्योरिटी, अनऑथोराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है या कोड और डेटा का मिसयूज को प्रिवेंट करता है। एरर हैंडलिंग, अगर जैसे ही हम कोड लिखते हैं तो आपने देखा होगा बेटा मल्टीपल एरर्स आ जाते हैं, वो कैसे आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी कोड लिखा गया है किसी भी लैंग्वेज में, उसके कंपाइलर पे वो एरर दे देता है रन करने के टाइम, ताकि प्रोग्रामर कैन फिक्स देम इजीली। और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट इजी होता है, क्योंकि हम उसमें कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हैं और फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए उन्हें यूज कर सकते हैं। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन मैंने आपको इसलिए आता है क्योंकि देखो ये भी टॉपिक में फिर कुछ बच्चे लिख देंगे मैम ये नहीं बताया वो नहीं बताया, है ना। और बेटा आ भी सकता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो एक बार थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी बेटा ये पॉइंट्स तो कितने कॉमन है, याद भी कर सकते हो ना। एक होता है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या होता है, अलग अलग स्टाइल, है ना, अलग अलग स्टाइल या वेज ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। मतलब किसी भी प्रोग्राम को हम कितनी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, किस किस तरीके से लिख सकते हैं, इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, है ना। दे डिफाइन हाउ अ प्रोग्रामर ऑर्गेनाइजेस एंड राइट्स द कोड टू गिवन इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कोई सी लैंग्वेज में लिखना पसंद करता है, कोई सी प्लस प्लस में लिखना पसंद करता है, कोई जावा में लिखना पसंद करता है। अब यही बेटा नंबर, जैसे कौन सा नंबर ग्रेटर है आउट ऑफ थ्री नंबर्स, इसको सी में लिखेंगे तो क्या होगा, उसका थोड़ा लैंग्वेज बदल जाएगा। सी प्लस प्लस में लिखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा लैंग्वेज बदल जाएगा। जावा में लिखेंगे तो थोड़ा सा लैंग्वेज बदल जाएगा। तो बेटा मतलब एक ही बात को घुमा घुमा के अलग अलग लैंग्वेज में बोलना, जस्ट लाइक हाउ योर क्रश डस, है ना। बस समझ गए आप, अब आई होप समझ गए होगे ना। थिंक ऑफ इट लाइक डिफरेंट अप्रोचेस और मेथड्स टू कुक द सेम डिश। बेटा बताया ना, एक ही बात को डक 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 घुमाते रहना और रिजल्ट क्या होगा, सेम। कि एक वर्किंग प्रोग्राम बट अलग अलग वेज या लैंग्वेजेस में। कौन कौन से तरीके की कॉमन प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स में कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है प्रोसीजरल, जो एक ये भी प्रोसीजरल टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, वैसे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, जो क्या करता है, स्टेप बाय इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है किसी भी प्रोसीजर के, है ना। जैसे रेसिपी, है ना, ऊपर कुकिंग का एग्जाम्पल दिया था, आई होप बेटा सबके मन में दाल बाटी चूरमा आ गया होगा। तो प्रोसीजरल क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस या प्रोसीजर को फॉलो करना। रेसिपी बनाते टाइम हम क्या करते हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं ना, अब नमक डालना है, अब घी डालना है। कौन सी लैंग्वेज में यूज, कौन सी इसके एग्जांपल्स होते हैं, सी, पास्कल, फॉर्टन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो बहुत कॉमन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, जो क्या यूज करती है, ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड एंटिटीज या ऑब्जेक्ट को यूज करती है, जिसमें दोनों डेटा और एक्शंस दोनों होते हैं। ये हम आगे समझेंगे डिटेल में। इसका एग्जांपल जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। एक होते हैं बेटा फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जो क्या करती है, मैथमेटिकल फंक्शनल्स पे बेस्ड होती है। इसमें हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं। हास्कल और लिस्ट इसके एग्जाम्पल है। एक होती है लॉजिकल, जिसमें हम क्या करते हैं, फैक्ट्स पे और रूल्स पे फोकस करते हैं। ये क्या करती है, इट लेट्स द सिस्टम फिगर आउट आंसर्स कैसे, लॉजिक को यूज करके, है ना। फिर स्क्रिप्टिंग होती है, स्मॉल प्रोग्राम को ऑटोमेटिंग टास्क को, स्मॉल प्रोग्राम्स को लिखने में स्क्रिप्टिंग यूज होती है। जैसे जावा स्क्रिप्ट, आज अगर आपने देखा होगा फ्रंट एंड डेवलप करना होता है, पीएचपी। बेटा हम सबका जो फेसबुक है वो पीएचपी पे बना हुआ है, इफ यू डोंट नो, है ना। तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स को, अब ये नहीं कोई बोलेगा कि फेसबुक छोटा प्रोग्राम है, अब तो बेटा इंस्टाग्राम के आगे डेफिनेटली छोटा है, बट मैं बता रही हूँ। इवेंट ड्रिवन क्या होती है, किसी भी इवेंट के रिस्पॉन्स पे रन करती है, नाम से समझ जाओगे। जैसे अगर बटन क्लिक होगा, माउस का मूवमेंट होगा तो ही होगी। जैसे जावा स्क्रिप्ट विजुअल बेसिक्स, जो वेबसाइट में एनिमेशन देते हैं ना, वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू देते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते तो देखा एनिमेशन तब मूव करता है, वो इसका एग्जाम्पल है। देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊपर मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो बेटा
इस पार्ट में प्रोग्रामिंग पैराडिग्स में हम एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। और ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड उसके ड्रॉबैक्स बताओ। ठीक है, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, जो एक प्रोसीजर फॉलो करती है, एक स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्रामिंग का फॉलो करती स्टाइल, मतलब प्रोसीजर या फंक्शन, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करती है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। वो कैसे फॉर्म करती है, वो क्या करती है, किसी भी, जैसे अगर हमने कोई सा भी प्रोग्राम लिखा तो वो हर पर्टिकुलर प्रोग्राम के हर छोटे छोटे वो मल्टीटास्कर नहीं है कि एक ही साथ सारे पार्ट्स को एग्जीक्यूट कर ले। वो क्या करती है, हर प्रोग्राम के पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, फंक्शंस, इसमें डिवाइड करके, या प्रोसीजर्स, फंक्शन या प्रोसीजर में डिवाइड करके उसे स्टेप बाय स्टेप रन करती है। ठीक है, जैसे आप कैसे याद कर सकते हो, मैंने आपको क्या समझाया, जैसे आपकी क्रश क्या करती है, स्टेप बाय स्टेप बातें निकाल के आपसे कलेश करती है, या यू कैन थिंक ऑफ फॉलोइंग अ रेसिपी जहां पे हर फंक्शन की कुकिंग स्टेप होती है, और फाइनल कंक्लूजन क्या होता है आपकी क्रश का बेटा, फाइनल महा झगड़ा और ब्लॉक होना, है ना, वो फाइनल कंक्लूजन होता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है, आपकी सेटिंग आपसे लड़ाई करती है ना, इस बात की, तुमने ये नहीं किया, पानी पूरी नहीं खिलाई, फ्लावर नहीं लाया, XYZ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बेटा, दिस वाज जस्ट अ जोक टू मेक यू अंडरस्टैंड कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करती है एक एक करके, और फिर फाइनल कंक्लूजन पे आती है, एक साथ सारे फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकती। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो होती है टॉप से डाउन अप्रोच, मतलब मेन टास्क से स्मॉलर टास्क पे जाता है प्रोग्राम, फंक्शंस पे फोकस करती है, क्योंकि स्मॉलर पार्ट्स क्या होते हैं इसके फंक्शंस ही, तो मेन फोकस इज ऑन क्रिएटिंग और कॉलिंग, हर बार फंक्शंस को क्रिएट करती है और कॉल करती है जब भी प्रोग्राम रन होता है। ग्लोबली डेटा को एक्सेस करती है, मतलब डेटा इज शेयर्ड अमंग ऑल द फंक्शंस, जैसे ग्लोबल वेरिएबल यूज करती है। तो जैसे अगर हमने पहला इनपुट दिया कोई भी डेटा, जैसे नंबर दिया 1 2 3 और बोला कि इस पे इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर, तो हर जो उसका फंक्शन है वो क्या करेगा, ग्लोबली एक्सेस करेगा डेटा को और रन करेगा। रीयूजेबिलिटी होती है बेटा, देखो इस यूनिट में एक चीज देखो, बार बार चीजें रिपीट हो रही है, रीयूजेबिलिटी, है ना, मॉड्यूलैरिटी, अलग अलग वर्ड्स रिपीट होंगे, तो बस इन थोड़े वर्ड्स को याद कर लोगे तो एग्जामिनर के आगे आपका जिस मतलब स्टैंडर्ड है ना, वैसे एकदम सेट हो जाएगा, इंप्रेशन बन जाएगा। फंक्शंस जो होते हैं वो रीयूज हो सकते हैं हर प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शन कॉल होगा एक ही यूज होगा। इसकी सिक्योरिटी कम होती है, तभी तो बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई और हमारी 12 बजाई। ठीक है, तो कोई कंसेप्ट नहीं होता डेटा का, है ना, हिडन कंसेप्ट नहीं होता, तो इसकी सिक्योरिटी कम होती, जो है सब कुछ आपके सामने है। जैसे आप कैसे अपनी सेटिंग के सामने पूरे के पूरे ट्रू हो, एकदम ग्रीनेस्ट फ्लैग हो, बस जो है आपके सामने, तो उसकी सिक्योरिटी नहीं रहती। इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं, सबसे पहला जो बता रही हूँ बेटा, डेटा सिक्योर नहीं रहता, कोड बड़ा बन जाता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट को मेंटेन करने में टफ होता है। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग पे कम चलता है, मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं करता, मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर एक लाइन को मॉडिफाई करेंगे तो उस पर रन होने वाले सारे फंक्शंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और इनहेरिटेंस या क्लास का जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं यूज होता, तो मतलब एडवांस्ड फीचर नहीं यूज करती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे। तो बेटा दिस वाज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसपे एक शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इतना लिखोगे तो काफी है। नाउ बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। 110% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप मुझसे आज से लिखवा के रख लो। यहाँ बेटा क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके कोर कंसेप्ट क्या होते हैं, या उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, या उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, और यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस आ सकता है। तो बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो प्रोग्रामिंग स्टाइल होती है जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से बात करती है ना। तो जैसे कि वो क्या करती है, कोड को किस में ऑर्गेनाइज कर देती है, ऑब्जेक्ट में ऑर्गेनाइज करती है, जस्ट लाइक जैसे हम रियल वर्ल्ड थिंग्स देखते हैं ना, जैसे कार एक ऑब्जेक्ट है, पेन एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट आप खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो, है ना। तो रियल वर्ल्ड चीजों को जो एक प्रोग्रामिंग स्टाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ईच ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, डेटा, है ना, हर ऑब्जेक्ट को डेटा बोलते हैं, डेटा मींस एट्रीब्यूट्स। और हर फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। जैसे उसमें फंक्शन क्या थी, स्टेप्स या प्रोसीजर थे, इधर फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड, है ना, अलग अलग। इसके एग्जांपल्स होते हैं, इसमें सी नहीं आता, इसमें आता है C++, जावा, पाइथन, सी शार्प। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 7 पॉइंट, इनको रट लो, रट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास। बेटा आप सब लोग ये क्लास में पढ़ते हो, बोलते हो ना, ईडी की क्लास, सिविल इंजीनियरिंग की क्लास, AIML की क्लास, है ना, अलग अलग क्लासेस होती है। तो क्लासेस क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपकी क्लास में ऑलमोस्ट सब बच्चे कौन होंगे, जो
2005 बॉर्न है या 2006 बॉर्न है ना, उसके अलावा कोई नहीं होगा। कोई ऐसा होगा क्या जो 2001 बॉर्न है? नहीं। तो आप सबकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए आप सब एक साथ एक क्लास में हो। मतलब आपकी सेटिंग भी 206006, आप भी 2006 में हो, है ना। यहाँ आपका क्रश भी सेम, या बेटा आपका दोस्त भी सेम, तो सेम क्लास। मतलब एग्जाम्पल इसका रियल लाइफ क्या हो सकता है? जैसे कार। कार एक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कॉमन है वर्ल्ड में, है ना। कार वर्ल्ड में इट्स कॉमन, सबके पास टायर होते हैं, सबके पास इंजन होता है, सबके पास हॉर्न होता है, सबके पास हेडलाइट्स होती है, ठीक है। तो वो ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट जो हमें ऑब्जेक्ट, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, जहां क्रिएट करके रखते हैं एक जगह, उसको बोलते हैं क्लास, है ना। बहुत सारे क्लास, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल इंस्टेंस क्लास का, है ना। जो क्लास की जो प्रॉपर्टीज और फंक्शंस होते हैं ना, वो डिफाइन होते हैं क्लास में। मतलब अब देखो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, क्लास में तो सब बच्चे बराबर है, लेकिन श्रुति ज्यादा सुंदर है ना, रीना कम सुंदर है। श्रुति की हाइट ज्यादा है, रीना की हाइट कम है। और बेटा हो सकता है रीना बोलने में बहुत अच्छी है और श्रुति हिंदी में ही बोल सकती है, इंग्लिश में नहीं बात कर सकती। तो सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है और सबके फंक्शंस अलग अलग हो सकता है बेटा श्रुति हेल्पफुल और रीना टॉपर हो तो वो इतनी हेल्पफुल ना हो, है ना। तो आपको समझ में आया बेटा कि कार तो बहुत सारी हो सकती है और कार के कॉमन फीचर्स हो सकते हैं। मतलब एक क्लास है, उसमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जिनकी सेम, लेकिन देखो सिमिलर क्या है दोनों में? क्यों वो एक क्लास में? क्योंकि श्रुति और रीना 2006 ईयर में बॉर्न हुई है। श्रुति और रीना गर्ल है, वो उनमें सिमिलैरिटी है, दोनों के पास हेयर है, दोनों के पास नोज है, ईयर्स है, ईयर्स में सिमिलैरिटी है। तो ऑब्जेक्ट वो एंटिटी होती है जिसका अपना खुद का फंक्शन होता है, प्रॉपर्टीज होती है, और वो एक क्लास में डिफाइन होती है। जैसे कार का एग्जांपल अपन ले रहे थे, तो कार के पास टायर, इंजन, हेडलाइट सबके पास कॉमन रहेंगी, लेकिन मारुति कॉल कार की अलग फीचर हो सकते हैं, एंडेवर के अलग फीचर हो सकते हैं, हैरियर के अलग फीचर हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों की डेफिनेशन और रियल लाइफ एग्जांपल याद कर लेना। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या बोलता है कि आप स्क्रीन पे वही देखो जो इंपॉर्टेंट है, पीछे क्या चल रहा है वो देखकर कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। मतलब वो जो डेटा है, डेटा मतलब जो एट्रीब्यूट्स है और फंक्शंस है, उनको एक यूनिट में कर देता है, ताकि इंटरनल डिटेल्स, जैसे एटीएम में गया, है ना, तो पीछे कौन सा बैंक में से कितने पैसे निकल रहे हैं, पीछे क्या हो रहा है, कैसे डेटा प्रोसेस हो रहा है, ये आपको दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज है, ताकि हम यूजर को कंफ्यूज ना करें। व्हाट्सएप में बेटा पीछे क्या क्या चल रहा है, डेटा कैसे जा रहा है, आ रहा है, मैसेज कैसे, नहीं, आपको क्या दिखता है? जो आपके लिए यूजफुल डेटा है, दैट इज कि बस मैसेज जा रहा है और मैसेज आ रहा है ना। तो डेटा और फंक्शंस को एक यूनिट में रैप करके इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हाइड करना इज एनकैप्सुलेशन। देन कम्स एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जो सिर्फ असेंशियल फीचर्स दिखाता है और बैकग्राउंड वर्किंग को छुपाता है। बेटा एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में कंफ्यूज मत होता। एटीएम जो होता है वो क्या करता है? इंटरनल वर्किंग को हाइड कर देता है और क्या दिखाता है? जो सिर्फ यूजर देखना चाहता है। और एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट फीचर दिखाता है सिर्फ। जैसे अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं ना, तो हमें ये नहीं पता कि कार के इंजन में क्या मैकेनिज्म चल रहा है। तो मतलब अगर यूजर कोई भी चीज को यूज कर रहा है, तो उस फीचर को दिखाने में या उस फीचर को बताने में पीछे क्या प्रोसीजर चल रहा है, बैकग्राउंड वर्किंग क्या हो रही है, वो इज एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा? कि एक चाइल्ड होता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज लेता है, और एक चाइल्ड होता है ना, वो कैसे पैदा होता है? अपने पेरेंट्स के डीएनए से, है ना। उसमें मदर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, फादर की भी होती है। तो मतलब वो क्या करता है? बिहेवियर को इनहेरिट करता है अपने में, या प्रॉपर्टीज को अक्वायर करता है किसी भी क्लास की। तो जो क्लास है वो क्या है? पूरी क्लास क्या है? वो एक पेरेंट है उस पर्टिकुलर क्लास की प्रॉपर्टी। जैसे हम, हो सकता है कोई बच्चा मम्मी जैसा दिखता, हो कोई सकता है कोई बच्चा पापा जैसा दिखता, तो वो क्या कर रहे हैं? उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, है ना। तो जो डॉग है, जैसे वो एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है अपने ऊपर। क्लास क्या है? एनिमल। और उसमें डॉग क्या है? वो प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। जैसे आप सबका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है, तो आप अपनी क्लास में सब बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट को इनहेरिट कर रहे हो इन फ्रॉम इंजीनियरिंग। मतलब इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर क्या है? एक क्लास है और उसमें से सब बच्चे एक साथ क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग को या कंप्यूटर के पेपर को इनहेरिट कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मल्टीपल, ओ सॉरी, सेम टास्क को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करना, सेम इंटरफेस यूज करके। मतलब कोई भी है, जैसे अब आपकी मैडम है जो इंग्लिश की बहुत सुंदर है, वो क्या टीचर है कॉलेज में, लेकिन घर पर जाके वो किसी बच्चों की मम्मी होंगी, किसी का कुछ होगा, किसी का उनसे कोई रिलेशन होगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सेम टास्क को डिफरेंट डिफरेंट वेज में परफॉर्म करना, क्या यूज करके?
सेम इंटरफेस यूज करके। बेटा अभी आपको क्लियरली थोड़ा और समझ में आएगा। कोड वर्ड देख के ओवरलोडिंग क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस को एक ही नेम के साथ लेकिन अलग अलग पैरामीटर के साथ यूज करना। जैसे एग्जांपल इसका क्या है बेटा, इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट करके और कोशिश करने की, समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आएगा, है ना। ओवरलोडिंग क्या होता है कि एक ही टीवी का रिमोट तो सेम है लेकिन उसपे, सॉरी, रिमोट की जो वर्किंग है वो तो सेम है लेकिन वो डिफरेंटली काम करता है टीवी के लिए या एसी के लिए। अगर कोई भी रिमोट है तो उसमें बटन्स तो सबकी लेंथ, हाइट, विड्थ, ब्रेथ एक जैसी है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग नंबर्स से अलग अलग चैनल्स को चलाते हैं। तो बहुत मल्टीपल फंक्शंस कोई अगर परफॉर्म कर रहा है जिसका नाम सेम है, जैसे रिमोट का नाम सेम है लेकिन वो टीवी का हो सकता है, एसी का हो सकता है, स्पीकर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है ना। तो मल्टीपल फंक्शंस जिनका नाम सेम रख दे दिया जाता है ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो बहुत सारे फंक्शंस में सेम नाम से, लेकिन वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आई होप बेटा ये सातों के साथ क्लियर होंगे, इनको प्लीज ढंग से याद कर लेना। देखो ये भी आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेटा उसमें भी सेम चीज आती है, वही क्लास है ना, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ब्लूप्रिंट, जिसमें क्या होता है, डेटा जो होता है वो वेरिएबल्स होते हैं, मेथड जो होता है फंक्शन होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जो किससे बनती है, क्लास से, क्लास का इंस्टेंस है। एनकैप्सुलेशन बता दिया बेटा, इंटरनल डिटेल हाइड करना। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, होता है बस वही दिखाना जो यूजर के लिए जरूरत है, फालतू का बैकग्राउंड में चीजें क्या चल रही है वो नहीं दिखाना। एनकैप्सुलेशन मतलब हाइड कर देना और एब्स्ट्रैक्शन मतलब स्क्रीन पे वही दिखाना जिसकी जरूरत है। इनहेरिटेंस, एक क्लास अपने अलग प्रॉपर्टीज को अक्वायर कर सकती है और दूसरी क्लास के बिहेवियर को अक्वायर कर सकती है। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म पता है बेटा क्या है, एक ही सेम फंक्शन या ऑपरेशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से यूज करना है। यहाँ एग्जांपल था ना कि पर्सन को टीचर भी हो सकता है। ठीक है। इसके बेटा 6 कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये वही की वही है जो ऊपर थे, एज इट इज। यहाँ याद कर लोगे तो यहाँ लिखोगे, यहाँ याद कर लोगे तो यहाँ लिख लोगे, लेकिन बस इसमें कुछ और 4 ऐड हुए हैं, है ना। वो क्या होता है, होता मॉड्यूलैरिटी। बेटा मैंने क्या बोला था, मॉड्यूलैरिटी वर्ड बार बार क्यों आ रहा है। मॉड्यूलैरिटी मतलब हम फंक्शन को डिवाइड करते रहते हैं स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या छोटी छोटी क्लासेस में, ताकि कोड इजीली एग्जीक्यूट हो पाए, है ना। तो अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को तो उसे मॉड्यूलैरिटी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों अच्छी है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कोड को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, बेटा ये तो प्रोग्रामिंग का खुद का ही अपने आप में एक फीचर है जो आप इधर भी याद कर सकते हैं, कोड हर बार अलग अलग प्रोग्राम्स में यूज हो सकता है, उसको रीराइट कर सकते हैं। मैसेज पासिंग क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल से। जैसे आप और हम एक दूसरे से फोन पे बात कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। कैसे करते हो, कॉल से करते हो। तो प्रोग्राम में कोई भी मैसेज पासिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। जैसे ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से पूछता है कि भाई तूने खाना खाया, तो कैसे करें, फंक्शन भेज के, फंक्शन कॉल करके। और बेटा एक और क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक डायनामिक बाइंडिंग, मतलब कोड जैसा डिटरमाइंड है ना, रन टाइम पे किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के टाइप पे मतलब करता है। तो जो भी कोड को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये किस पे कैसे डिटरमाइन करते हैं, रन टाइम पे डिटरमाइन होता है ऑब्जेक्ट का टाइप, कि वो कैसे रन कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो बेटा ये 6 तो सेम के सेम है या 7 सेम के सेम है, बस आपको ये 4 बार याद कर लोगे और इजीली लिख पाओगे, है ना। अब देखो एडवांटेजेस, वापस वही सेम चीज है, कोड रीयूजेबल है, मॉड्यूलर है, मेंटेनेंस इजी है, क्योंकि अगर एक को अफेक्ट, एक को क्लास को चेंज करेंगे तो दूसरी को अफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एनकैप्सुलेशन चलता है, पीछे क्या हो रहा है कुछ आइडिया नहीं है। बेटा इधर एनकैप्सुलेशन नहीं लिख के आना, इधर एनकैप्सुलेशन के थ्रू एग्जांपल ये है कि मेंटेनेंस बहुत इजी है ना। और डेटा सिक्योर्ड है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो हाइड हो जाता है, तो डेटा को हर किसी, पूरा पूरा डेटा सब तक पहुंचने का सीन नहीं बनता इधर, है ना। जैसे डेटा हाइड हो जाता है, एक्सेस स्पेसिफायर्स लगा देते हैं, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कर देते हैं। रियल वर्ल्ड मैपिंग करता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है, मैंने क्या होता है, ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में जो एंटिटीज हैं जैसे कार, स्टूडेंट, इनको यूज करता है तो उसको लॉजिक बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो जाता है। एक्सटेंडिबिलिटी मतलब, ओ एक्सटेंसिबिलिटी मतलब हर कोई बार न्यू फीचर ऐड हो सकता है इस प्रोग्रामिंग में। एक क्या होता है बेटा, प्रोसीजरल में प्रोग्रामिंग में बार बार नया फीचर नहीं ऐड कर सकते। रीजन बिंग क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि एक बार लिख दिया तो हम बस स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो कोई सी भी स्टेप में नई स्टेप आ जाएगी तो फिर पूरा का पूरा प्रोग्राम अफेक्ट होगा। इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड में सब कुछ
छुपा हुआ रहता है तो न्यू फीचर इजीली ऐड करके कोड को मॉडिफाई कर देते हैं। और बेटा प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसकी ज्यादा रहती है। कोड रीयूजेबल होता है, सिक्योर होता है और मॉड्यूलर होता है, फास्टर डेवलपमेंट को लीड करता है। आई होप बेटा ये वापस सब रिपीटेड पॉइंट्स हैं, बस एक पॉइंट भी याद कर लोगे तो खुद से लिख पाओगे, है ना। और बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो इनका दोनों का है, जो मैंने इजीएस्ट पॉसिबल में 10 पॉइंट लिख दिए, इसको तो कोई भी मिस मत करके जाना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बेटा अभी समझा, ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे डिपेंड करता है, ये किस पे प्रोसीजर और फंक्शन पे डिपेंड करता है, किस पे फोकस करता है डेटा पे कि किस पे एक्ट हो रहा है, और ये किस पे वो करता है फोकस फंक्शन पे कि क्या एक्शन किया जा रहा है। इस पे देखता है कि ये किस डेटा के ऊपर एक्शन कर रहे हैं, ये देखता है कि किस फंक्शन या किस प्रोसेस को कौन सा एक्शन किया जा रहा है। इसमें डेटा को हाइड कर सकते हैं, इसमें डेटा शेयर्ड होता है, सारे फंक्शंस को बता दिया जाता है, जैसे मोहल्ले की आंटी होती है ना, कुछ भी मिल गई गॉसिप तो सबको बता दी। इसमें इनहेरिटेंस के कारण हम बार-बार कोड में से प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेंस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, एक्सटेंसिबल होता है ये। इसमें कोई इनहेरिटेंस नहीं होता, कोड को वापस लिखना पड़ेगा, कोई सी भी छोटी सी चेंज करने के लिए वापस पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म क्या अलाउ करता है, सेम फंक्शन को अलग अलग तरीके में काम कर सकता है, इसमें कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, मतलब इसमें हर फंक्शन अपना इंडिविजुअल काम ही कर सकता है, जैसे वो एक मम्मी की तरह नहीं होता जो खाना भी बना सकती है, जॉब भी कर सकती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए भी यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्मॉल सिंपल प्रोग्राम्स कैलकुलेटर और इनके लिए भी यूज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है क्योंकि बैकग्राउंड में चीजें हिडन होती है, इसमें सिक्योरिटी लो होती है। इसमें मॉड्यूलर अप्रोच होती है, मतलब सिस्टम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होता है। इसमें लीनियर अप्रोच होती है कि वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो मतलब इधर क्या हो सकता है, मल्टीपल मॉड्यूल्स एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और इधर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। इसमें जावा सी प्लस प्लस आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, इसमें सी और पास्कल आता है। इसमें कोई से भी कोड या पार्ट को इजीली अपडेट किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट्स को यूज करके इसमें अपडेट नहीं किया जा सकता, अगर चेंज करना है तो पूरा का पूरा प्रोग्राम वापस लिखना पड़ेगा। बेटा अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे शॉर्ट नोट आ जाए, 10 पॉइंट भी लिख के आ जाओगे तो भी चल जाएगा, और इन्हें छोटा छोटा एक्सप्लेन कर दोगे। चाहे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आ जाए, ये लिख दोगे और ये ऊपर बताया इतना इतना सब लिख दोगे तो हो जाएगा, बहुत इजी टू लर्न है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं। ठीक है बेटा, और एक लास्ट 2-3 इयर्स में क्वेश्चन आया हुआ था, जो था लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, मतलब ये पहले के जमाने में यूज होती थी कोडिंग के लिए, और हाई लेवल लैंग्वेज होती है पाइथन। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, जो लो लेवल होती है मशीन के क्लोज की बाइनरी जीरोस एंड वन फॉलो करती है, और जो पाइथन और यहाँ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है वो सिंटेक्स के क्लोजर होती है, मतलब वो क्या प्रोवाइड फॉलो करती है, ह्यूमन लैंग्वेज को, जो ह्यूमन उसको कोड दे रहा है ना, वो पहले क्या होता था, कोड कैसे लिखा जाता था, जीरोस और वन के फॉर्म में, मशीन की बात मान के। अब कैसे लिखते हैं बेटा, अब तो जमाना चेंज हो गया, जेंजी जमाना हो गया, ह्यूमन बताता है कंप्यूटर को कि क्या करना है। जीरोस और वन के फॉर्म में इट वाज हार्डर टू लर्न एंड कोड, और हाई लेवल लैंग्वेज इजियर टू लर्न एंड कोड होती है। इसका लो लेवल लैंग्वेज का, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें नहीं थी, डायरेक्टली अपने आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रही थी, खुद से ही 0-1 कर रही थी, और हार्डवेयर भी वही भाषा समझता है, जैसे दो लोग अगर तमिल समझते तो वो इजीली बात कर सकते हैं। लेकिन हाई लेवल में क्या होता है, कंपाइलर यूज होता है, हम देखते हैं ना कंपाइल करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लोअर होता है। लो लेवल के लिए डीपर नॉलेज चाहिए होता है किसका, हार्डवेयर के आर्किटेक्चर का, क्योंकि हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करती है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होनी चाहिए, एल्गोरिथम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लॉजिक बनना चाहिए, वो ज्यादा होता है, क्योंकि हार्डवेयर डिटेल्स इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। जो लो लेवल होती है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, हर पर्टिकुलर कंप्यूटर इनके साथ स्पेसिफिकली किस तरीके का सीपीयू है, क्या उसमें इंटीग्रेशन लग रहा है, क्या उसमें तरीका है उसका, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके हिसाब से चलती है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। अगर मान लो मैं अगर आपकी मशीन में लिख ली तो यही पाइथन का कोड आपके दोस्त की मशीन में भी दौड़ सकता है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, एम्बेडेड सिस्टम, और इसको कौन यूज करता है, एप्स, वेबसाइट, गेमिंग, ये सब डेवलप करने के लिए यूज हाई लेवल। इसका एग्जाम्पल है पाइथन, जावा, और इसका एग्जाम्पल है असेंबली लैंग्वेज। तो बेटा पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया। अब बेटा इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में से एक जो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग होता है जो है सी प्लस प्लस, जो आपके सिलेबस में है। तो बेटा देखो ध्यान से सुनो,
सी प्लस प्लस में कुछ स्पेसिफिक एक या दो क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी में आएंगे, और हो सकता है आपको एक प्रोग्राम बनाने का या कोई सा भी टाइप का लूप लगा के प्रोग्राम लिखने का क्वेश्चन आ जाए। तो बेटा इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी कवर कर रहे हैं, जितने भी प्रोग्रामिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी ताकि आपको ईजी रहे समझने में। ठीक है, तो सी प्लस प्लस क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना। किसने डेवलप की याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सी लैंग्वेज को एक्सटेंड करती है और उसमें ऊप्स के कंसेप्ट लगा देती है, जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस। सी में ये सब नहीं था, वो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन सी प्लस प्लस ये सब यूज कर देती है। इसके की फीचर्स क्या होते हैं? प्रोसीजरल मतलब सी का एक्सटेंशन की है ये, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत फास्ट और हाई परफॉर्मेंस होता है, गेम सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है। इसमें बेटा एक कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के। कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? लेटर्स यूज होते हैं, 0 to 9 डिजिट्स यूज हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स जो लिखे हैं वो यूज हो सकते हैं। इसमें व्हाइट स्पेस होता है जो स्पेस, टैब और न्यू लाइन के लिए होता है, और अदर सिंबल्स इसमें देख सकते हो, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, ये सब होते हैं ना। बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है कि टोकन्स एक्सप्लेन करो, डेटा टाइप्स एक्सप्लेन करो, तो ये इनके लिए शॉर्ट शॉर्ट बना दिया है, वो आपको मैं दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चन आता है। टोकन क्या होते हैं? सी लैंग्वेज में जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम टोकन बोलते हैं। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो छोटी छोटी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है उसे हम टोकन कहते हैं ना। जैसे कीवर्ड्स, जैसे INT, इफ, रिटर्न, ये कीवर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, है ना। आइडेंटिफायर ये क्या होता है? यूजर डिफाइंड नेम्स जो यूजर ने खुद से डिफाइन किए, जैसे एज निकालनी है, सम निकालनी है, तो ये आइडेंटिफायर्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कैलकुलेशन या कुछ भी परफॉर्म करने के लिए। कॉन्स्टेंट्स मतलब जो फिक्स्ड वैल्यूज होती है। ऑपरेटर्स मतलब क्या होते हैं? टोकन्स के अंदर जो अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए लैंग्वेज के अंदर बनाए जाते हैं। और इसमें एक होता है पंक्चुएटर्स, जो पंक्चुएशन मार्क होता है, जैसे पैरेंथेसिस, ओपन ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, है ना। तो अलग अलग टोकन सी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टोकन्स के बिना हम कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख सकते। ठीक है। देन होता है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस क्या होता है? जिस ऑर्डर में कोई भी ऑपरेटर्स काम करते हैं ना, कि भैया जैसे आपने देखा है कि मैथ्स में देखा है कि सबसे ज्यादा हम लोग है ना प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन को देते, तो ये किस वैल्यू में? प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में बेसिकली ये देखा जाता है कि सारे के सारे ऑपरेटर्स जो सी लैंग्वेज में यूज हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। प्रेसिडेंस क्या डिफाइन करता है? कि वो ऑर्डर जिसमें ऑपरेशंस को कैसे इवेल्युएट करता है, और एसोसिएटिविटी मतलब डायरेक्शन डिफाइन करती है, लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। जैसे अगर परसेंटेज और मल्टीप्लिकेशन है, इसका प्रेसिडेंस लेवल क्या है? हाई, ये लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा। प्लस और माइनस जो है मीडियम है ना। मैथ्स में रूल होता है राइट, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट, है ना। फिर ये इक्वल्स टू मीन्स असाइनमेंट, इसका लो होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। देन बेटा डबल साइन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू मीडियम या लो होता है। एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट नोट्स में नहीं आता, लेकिन टोकन डेफिनेटली आता है, तो ये पांचों याद कर लेना, है ना। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है? सी प्लस प्लस में देखो, जैसे अगर मैं कोई सा भी बेसिक प्रोग्राम लिखना है, हेलो वर्ल्ड का लिखना है, तो इंक्लूड IO, जैसे हम सी में क्या करते थे? इंक्लूड stdioh करते थे। इधर क्या करते हैं? हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम, नेम स्पेस यूज करना std, इंट मेन, ये ब्रैकेट ओपन होगा, पैरेंथेसिस लगेगा सी आउट में, इसमें सी इन होता है और सी आउट होता है। जैसे उसमें प्रिंट होता है ना, प्रिंट एफ, वैसे इसमें सी इन और सी आउट होता है। सी आउट क्या करना है? हेलो वर्ल्ड करना है, और इसको रिटर्न क्या करना है? जीरो वैल्यू करनी है। इंक्लूड stdi, इंक्लूड iOS स्ट्रीम, बेटा सॉरी सी का याद है मुझे, गलत बोल रही हूँ, ये एक हेडर फाइल है, होती है इनपुट या आउटपुट देने के लिए। नेम स्पेस क्या होता है? स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस कमांड्स को लिखने के लिए बिना मतलब विदाउट प्रीफिक्स कोई सा भी सी प्लस प्लस कमांड हम नहीं लिख सकते। मेन क्या होता है? एंट्री पॉइंट प्रोग्राम का। इंट मेन मतलब यहाँ से प्रोग्राम शुरू है, सी आउट मतलब क्या आउटपुट निकालेगा, और रिटर्न जीरो मतलब फंक्शन एंड हो गया। डेटा टाइप्स पे बेटा अगेन क्वेश्चन आता है, क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं सी लैंग्वेज में? इंट, फ्लोट, कैर, पूल, डबल, है ना। इंट क्या होता है? जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं। फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर्स। कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर डिजिट्स, जो CHAR, से बेटा ये जरूर आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ बाद में क्या होता है। बूल मतलब बुलियन, ट्रू और फॉल्स, है ना, बुलियन नंबर जो लॉजिक गेट्स में पढ़ते हो। डबल मतलब लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे जिनकी 2 से 3 से ज्यादा, एक से ज्यादा डेसिमल प्लेस है। वेरिएबल्स अगेन बेटा शॉर्ट नोट्स में आता है। वेरिएबल क्या होता है? वो नेम जो उससे वैल्यू कोई सी भी स्टोर होती है सी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते टाइम। इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? डेटा टाइप यूज करके, जैसे इंट ए क्या है? ये एक वैल्यू है जो स्टोर होगी। जैसे मान लो हमें ये बताना है कि ए और बी में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो सी में हम क्या लिखेंगे? इंट A, B और सेमी कॉलन, और फिर ए और बी की वैल्यू को हम
डिफाइन करेंगे इनिशियलाइज दैट इंट ए इक्वल्स टू 10 या अगर यूजर से भी एंटर कराना तो इंट ए भी देना पड़ेगा। इसको किससे स्टार्ट करते हैं, लेटर या अंडरस्कोर से। ये कीवर्ड नहीं यूज कर सकता नेम्स के जैसे, मतलब इसमें कीवर्ड्स नहीं यूज हो सकते, हमें इसमें प्रॉपर कमांड देना पड़ेगा। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे फ्लोट पी आई इक्वल्स टू 3.14 है ना, तो हमें देखो इंटीजर फ्लोट ये सब हम क्या दे रहे हैं, बिना इसके नहीं दे सकते। मैंने आपको कहना है कि कांट यूज कीवर्ड्स एज नेम्स, इनको हमें एग्जांपल से ये डेटा टाइप्स बताने पड़ेंगे कि डेटा किस टाइप का है। अगर 3.14 है मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक है तो ये क्या होगा, फ्लोटिंग इंटीजर है। ठीक है, देन बेटा अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट है ना, मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशन है। रिलेशनल मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू, कंपैरिजन करने के लिए। लॉजिकल मतलब बेटा वही एंड और लॉजिकल को मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूंगी। असाइनमेंट मतलब किसी भी वैल्यू को, असाइनमेंट मतलब किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए वी यूज दिस। जैसे ए को मॉडिफाई करना है, हमें प्लस करना है, किसी भी वैल्यू असाइन करना है तो वी यूज असाइनमेंट है ना। जैसे ये देखो ए, तो ए को हमने क्या असाइन किया 10, तो हमने क्या यूज किया इक्वल टू, जो एक असाइनमेंट है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, ए प्लस प्लस या बी माइनस, मतलब किसी भी हमने जो भी वैल्यू दी या कोई भी वेरिएबल दिया उसकी जो वैल्यू दी उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए 1 से। ठीक है, अलग अलग एक्सप्रेशन यूज होते हैं सी लैंग्वेज में, जो क्या करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट और ऑपरेटर्स को आपस में मिलाकर एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ए और बी में, तो ए और बी जो है वो क्या है वेरिएबल से, बी इनमें प्लस क्या है एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना। तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स को प्रोड्यूस करके इन्होंने एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाया। ये देखो रिलेशनल एक्सप्रेशन है ना, ये क्या असाइनमेंट एक्सप्रेशन, असाइन किया कि ए और बी आपस में इक्वल है तो मतलब जो भी ए और बी की वैल्यू उसको प्लस में सी कर दो। इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये एंड लॉजिकल, इसको आपको मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देन बेटा अलग अलग टाइप के मैंने आपको क्या बोला, जो कोडिंग वाला वीडियो है ये मैं एक अलग शूट करूंगी आप लोगों के लिए, ताकि इजी हो। इसको यहाँ इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, जस्ट एक शॉर्ट में बता देती हूँ। बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स और बहुत सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। अगर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ही आउटपुट क्या देना, ए इज ग्रेटर, कंडीशन है इधर। इफ और एल्स की अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आउटपुट सी आएगा। ओ सॉरी सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, अगर ए ग्रेटर देन बी है इफ, तो आउटपुट ए आएगा। एल्स अगर ये ऐसा है इफ तो ठीक है, एल्स नहीं तो बी आएगा। लूप्स होते हैं अलग अलग तरीके के है ना, फॉर लूप, वाइल लूप, अलग अलग तरीके के लूप्स होते हैं कि भैया जैसे अगर आई है ना, वो लेस देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, तो सी आउट में क्या आना चाहिए आई। तो आई को हम क्या कर सकते हैं एक एक नंबर से प्लस कर सकते हैं जब भी एंटर दबाया। समझ में आया बेटा, ये डायरेक्ट एग्जाम में लिखने के लिए इसका प्रोग्राम आ सकता है, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो से शॉर्ट में समझाऊंगी। देन बेटा आउटपुट और इनपुट क्या होते हैं, ऑपरेशन सी इन किस लिए यूज होता है, किसी भी इनपुट लेने के लिए। जैसे इंटीजर एक्स, सी इन मतलब हमें एक्स की वैल्यू को इंटर करना है, जब हम एक्स की वैल्यू को एंटर करेंगे तभी हमें एक आउटपुट ऑपरेशन दिया जाएगा। सी आउट मतलब कि वैल्यू क्या है एक्सेस की, जैसे आपने ऊपर देखा ना कि सी आउट हर जगह आउटपुट देने के लिए यूज होता है, किसमें, सी लैंग्वेज में। ठीक है, इस सेकंड थर्ड एंड एल मतलब एंड किस लिए होता है, नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए इनपुट है ना। और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये किस लिए, सी इन और सी आउट में ये ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है ताकि प्रोग्राम का रूल होता है। तो ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन बेटा एरे थर्ड यूनिट में आएगी, उधर मैं आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगी, लेकिन सेकंड यूनिट में भी एक टॉपिक है तो इसलिए जस्ट मैंने ऐड कर दिया। एरे क्या होती है, सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अगर A1 kg एप्पल ले रहे हैं तो डेटा टाइप क्या है सबका, एप्पल क्या है फ्रूट है ना। तो सिमिलर डेटा टाइप का जो कलेक्शन होता है जो एक मेमोरी में स्टोर्ड होता है उसे हम एरे कहते हैं। जैसे मार्क्स है ना, मतलब 5 लोगों के मार्क्स को एंटर करना है, इधर दिख रहा है, और मार्क्स एक पर्टिकुलर एंटिटी, मतलब सबके ये जो वैल्यू दी है सब मार्क्स ही है। 90 भी मार्क्स है, 80 भी मार्क्स है, 85 भी मार्क्स है, 75 भी और 60 भी। ऐसा नहीं है कि 90 मार्क्स और 80% है, नहीं, सबको ही मार्क्स है ना। एरे कैसी होती है, 1D 2D है ना। 1D मतलब लीनियर लिस्ट होती है, 2D मतलब उसमें दो दो कैरेक्टर्स होते हैं, मैट्रिक्स रोज और कॉलम्स होते हैं, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर्स होते हैं, ABCD स्ट्रिंग्स के लिए यूज होती है। फ्लोट एरे मतलब डेसिमल वैल्यूज होते हैं, ऊपर पढ़ा था ना फ्लोट ऑपरेटर। डायनामिक एरे मतलब रन टाइम के दौरान बनाई जाती है। बेटा इन सबको डेप्थ में पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में ना। अब फंक्शंस होता है एक टॉपिक सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। फंक्शंस क्या होता है, एक वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। अभी हमने ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखा राइट, और प्रोसीजर में भी कि
टास्क को फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि वो एक एक ब्लॉक ऑफ कोड जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, मतलब फंक्शन ने एक छोटा सा कोड लिख दिया और वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे, मतलब सेम कोड को बार बार लिखने से अच्छा हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अब आप सबके लिए लड़कियां तो क्लास में अगर किसी को सेट करना है तो उसके लिए इट्स जस्ट वो तो ना भाई, बस वो सुना है डायलॉग कि बस भाई लड़की मिल जाए कैसी भी हो। तो अगर तो गर्ल को क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया ना, उसमें मल्टीपल तरीके की लड़की हो सकती है, कोई ब्यूटीफुल हो सकती है, कोई हाइड्रेट हो सकती है, ठीक है। तो हम उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं कोड में, बार बार हमें पूरा पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जो पोर्शन फंक्शन डिफाइन करता है बस उसके जगह पे फंक्शन का नाम लिख दो तो वो फैच हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन दो तरीके के, एक होते हैं बिल्ट इन और एक यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन क्या होते हैं, जो ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइन होते हैं, जब जैसे सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज लिख रहे हैं तो उसमें प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट, है ना, सी इन सी आउट, ये सब क्या फंक्शन है। सी इन सी आउट बार बार पूरा पूरा लिखना पड़ता है क्या भाई, इनपुट दो या आउटपुट दो, नहीं, सी इन सी आउट लिख दिया मतलब कि आपको इनपुट या आउटपुट देना है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो प्रोग्रामर ने खुद से बनाया है ना। बेटा एक फंक्शन के बीच में डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का। तो जैसे अगर आर्ग्यूमेंट से पास करके फंक्शन को कॉल करते हैं, उस हिसाब से कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस बनता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, किस तरीके से हम फंक्शन को कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं, वो कैसे होता है, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस, है ना। फंक्शन कॉल्स होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था मैसेज पासिंग में, तो वो इन तरीके से होते हैं कि क्या पास हो रहा है। अगर किसी भी वेरिएबल की कॉपी पास हो रही है ना, तो उसे हम कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं, या अगर उसका एड्रेस या रेफरेंस पास हो रहा है तो हम उसको कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। इसमें वेरिएबल पर इफेक्ट क्या होता है, जो भी फंक्शन में चेंज होगा, है ना, चेंजेस मेड इन फंक्शन डू नॉट अफेक्ट ओरिजिनल फंक्शन। इसमें चेंजेस डायरेक्टली अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल, क्योंकि पूरा एड्रेस चेंज कर रहा है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, एड एक्स वाई। तो अगर एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो वाई को कोई अफेक्ट नहीं होगा। इसमें क्या होता है, एड एक्स एड वाई यूजिंग पॉइंटर्स, ये पॉइंटर्स यूज करो रेफरेंस यूज करके, है ना। इसमें जो मेमोरी होती है कॉपी क्रिएट कर लेता है अपनी, इसमें कोई कॉपी क्रिएट नहीं होती। तो जस्ट बिकॉज ये मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता है तो इसमें मेमोरी ज्यादा यूज होती है, इसमें कम होती है। इसका यूज केस क्या है, जब ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करना तब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं, जब हम ओरिजिनल डेटा में चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं। बेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पास्ट ईयर्स में नहीं पूछा गया, बट सिलेबस में, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन देख लो बेटा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। देखो डेटा टाइप्स वो होते हैं जो डेटा किस तरीके का उसको डिफाइन करते हैं, क्या वो एक ऑपरेटर है, क्या वो सॉरी मतलब क्या वो एक इंटीजर है, क्या वो एक डेसिमल है, क्या वो कैरेक्टर है, क्या वो बुलियन एक्सप्रेशन है, वो डेटा टाइप होता है ना। ये बताता है कि कंपाइलर को कि कितनी मेमोरी अब आगे यूज होगी, कितनी मेमोरी देनी है। हो सकता है इंटीजर के लिए कंपाइलर के पास अलग मेमोरी स्पेस होता है ना। और अलग मतलब हर तरीके के ऑपरेशन के लिए, हर तरीके की डेटा टाइप के लिए अलग अलग तरीके का स्पेस यूज हो सकता है ना। तो डेटा टाइप दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, जो ऑलरेडी बेसिक है और बिल्ट इन है, मतलब ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमने सब कुछ ऊपर पढ़े, बुलियन डबल पढ़ा था, वॉइड था, जो ये कोई भी वैल्यू यूज नहीं हुई है, फंक्शंस यूज होता है ये वाला। तो बेटा ये वाले जो होते हैं प्रिमिटिव, मतलब ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सिस्टम में, बिल्ट इन है किसी भी लैंग्वेज के साथ। लेकिन डिराइव कौन से होते हैं, जो यूजर ने डिराइव किए हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करके। दे आर बिल्ट यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप, या प्रोग्रामर ने बनाए लैंग्वेज के फीचर्स बने, जैसे एरे, पॉइंटर, फंक्शन, रेफरेंस। ये जो होते हैं एरे, है ना, सेम डेटा टाइप। पॉइंटर मतलब एड्रेस किसी भी वेरिएबल का स्टोर कर लेता है। फंक्शन क्या होता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है और उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है और फिर वो रीयूज हो सकती है। रेफरेंस किसी भी वेरिएबल का अलाइस मतलब सेम कैरेक्टर क्रिएट करता है। तो ये सब क्या होता है, डिराइव डेटा टाइप। इनका कंपैरिजन क्या होता है, ये बिल्ट इन होते हैं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से बिल्ड किए जाते हैं। इसका एग्जाम इंट, फ्लोट, कैर, इसका एरे, पॉइंटर, फंक्शन। ये सिंपल टू डिक्लेयर एंड यूज होते हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ती है, क्योंकि ह्यूमन डिफाइंड होते हैं। सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज और स्टेज यूज करते हैं। डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है और एडवांस टास्क परफॉर्म करना उसके लिए हम एरेज और फंक्शन कॉल्स यूज करते हैं। इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि यूजर डिफाइंड नहीं है, ये इजीली कस्टमाइजेबल और एक्सटेंडेड है। इसका रिटर्न टाइप जो होता है वो फंक्शंस में यूज कर सकते हैं, और ये के पास किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को
फंक्शन फॉर्म करने के लिए पास की तरफ से। तो बेटा ये आया हुआ है, तो एक बार इसका डिफरेंस एटलीस्ट याद कर लेना। ये तो आपने ऊपर डेटा टाइप में याद कर ही लिया होगा, डिराइव बस देख लेना एक बार। सो नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। सी प्लस प्लस में लॉजिकल ऑपरेटर्स आर सेम लाइक द जो हम पढ़ते हैं एंड और नॉट गेट, है ना। सेम एज दैट। एंड है मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है, नॉट मतलब उसका रिवर्स है, एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ लिखा दिया। ये इसका एग्जाम्पल है बेटा, ये देख लेना। इसी के साथ हमारी यूनिट खत्म होती है। देख लो फर्स्ट यूनिट में से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट ऊपर करा दिया। फ्लो चार्ट कैसे बनता है, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर बता दिया। देन क्लास क्या होती है सी प्लस प्लस में और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बता दिया। ठीक है। देन मूविंग टू ये देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस अभी बताया ना, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। देन व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बता, हर पेपर में दिखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो इधर आ जाओ, वेरियस टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, कॉम्प्लेक्सिटीज, टाइम स्पेस, हाउ दे आर क्वालिफाइड, प्रोग्रामिंग पैराडाइज्म क्या होता है, क्या होती है प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड फीचर बता दिया। लो लेवल असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल असेंबली लैंग्वेज और पाइथन के बीच में कंपैरिजन बता दिया। डेटा टाइप्स क्या होता है, प्रिमिटिव और डिराइव डेटा टाइप्स क्या होता है ये बता दिया बेटा। देन ये देखो ये सब पे शॉर्ट नोट बता दिया। डेटा टाइप, टोकन, वेरिएबल, एल्गोरिथम क्या होता है, क्या नीड है उनकी, 3 बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथम। फिर इधर आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप्स। तो बेटा इसी के साथ आप देख रहे हो कि सब पेपर्स में एटलीस्ट पास्ट 3 इयर्स का पेपर अगर हम देखेंगे, सॉरी 4 इयर्स का, तो सब में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया। थैंक यू सो मच बेटा, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर यूनिट 3।